नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में और एक नए सेट के साथ उपस्थित हैं आप सभी लोगों के बीच में। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है। तो आपसे पूछा गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है थायमीन, पाइरिडॉक्सिन, कोबालमिन या नियासिन। यदि बात की जाए नियासिन की, तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और पाइरिडॉक्सिन को देखा जाए तो पाइरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 का रासायनिक नाम है और थायमीन की बात की जाए तो थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालमिन या कोबालमिन जो नाम होता है विटामिन B12 का होता है। और विटामिन B12 का एक प्रश्न और बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको वो भी याद रखना है कि विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट भी पाया जाएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, ज्वर नाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है संक्रमण कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ज्वरनाशक दवाएं होते हैं इनका काम होता है बुखार को कम करना, यानी ज्वर को कम करना। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो पेनिसिलिन होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है लाइकेन से, कवक से, शैवाल से या बैक्टीरिया से। तो आपका पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इसको प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम कवक के द्वारा। ठीक है, तो पेनिसिलियम कवक के द्वारा से प्राप्त किया जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। आपके ऑप्शन है 99%, 90%, 94% या 85%। तो आपसे पूछा गया है कि जो भी शरीर में कैल्शियम होता है उसका कितना प्रतिशत आपका हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, यानी यूज होता है। तो आपके दांत और हड्डियों में देखा जाए तो 99% ही कैल्शियम यूज हो जाता है या संग्रहित हो जाता है और बचा हुआ 1% जो कैल्शियम होता है यह आपके खून में, मसल्स में और बाकी के शरीर में पाया जाता है। तो मेनली आपके कैल्शियम का काम होगा हड्डियों और दांतों का निर्माण करना। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीका विषाणु मनुष्यों में इसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है। आपके ऑप्शन है मच्छर के, बकरी के, बतख के या चमगादड़ के। तो आपसे पूछा गया है कि जो जीका विषाणु है यह मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है। आपके ऑप्शन है मच्छर, बकरी, बतख या चमगादड़। तो जीका वायरस आपका फैलता है मच्छर से। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि पूछा जाए किस मच्छर से यह विषाणु फैलता है तो आपको याद रखना है एडीज नामक मच्छर से यह विषाणु फैलता है। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। अगला प्रश्न है आपका, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका एक और नाम होता है जिसे हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं। ई कोलाई के नाम से जानते हैं। कोलाई आपका मनुष्य और गर्म खून के जो भी जानवर होते हैं उनकी आंत में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य की आंत में तो पाई जाता है और जो भी हॉट ब्लडेड आपके एनिमल्स होते हैं उनकी आंत में भी ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाएगा। अब इससे होता क्या है कि यदि आपकी आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो वह आपको दस्त करा सकता है, पेट में मरोड़ फील करा सकता है
और आपको उल्टी भी आ सकती है इसके कारण। और यह आपके शरीर में कच्चे, जो भी आप कच्चा फूड खाएंगे उसके माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। जैसे आप कच्चा मांस खा लें, कच्चा दूध पी लें या कोई भी कच्चा फल खा लें, उसके माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज है या इनमें से कुछ नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या मुख्य रूप से प्रोड्यूस करते हैं वो आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपके कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जल के साथ रिएक्शन करके आपका ग्लूकोज देते हैं C6H12O6 और आपका ऑक्सीजन भी देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो इस ऑप्शन में यदि ऑक्सीजन नहीं है तो आप जाएंगे ग्लूकोज के साथ। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दी जाती है और ग्लूकोज जो होता है वह अपने भोजन के रूप में संचित कर लेते हैं इसको। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब है शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो नॉर्मल सी बात है कि पानी यदि शरीर में कम हो जाएगा तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। शरीर को हमें हाइड्रेटेड रखना होता है, तो शरीर को हमें हाइड्रेटेड रखना चाहिए और इसके लिए हमें पूरे दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी, या यदि हम गिलासों में बात करें तो यह 8 से 10 गिलास होते हैं। तो हमें दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए क्योंकि शरीर हमारा हाइड्रेटेड रह सके। अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से 2 खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? तो आपको बताना है कि डबल फोर्टिफाइड जो नमक हाल ही में सरकार के द्वारा प्रोत्साहन इसका किया जा रहा है, तो इसमें कौन से 2 आपके खनिज लवण मिले हुए होते हैं? आपके ऑप्शन है आयरन और मैग्नीशियम। भारत सरकार की नज़र उन बच्चों पर है जो कुपोषित होते हैं और कुपोषण के कारण उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें आयरन की आवश्यकता होती है। तो आयरन और नमक में आयोडीन तो होना ही चाहिए। डबल फोर्टिफाइड नमक में 2 खनिज लवण आपके पाए जाते हैं, जिनमें से एक है आयरन और दूसरा है आयोडीन। आयरन आपके शरीर में यदि खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो यह इसकी पूर्ति करेगा। और आयोडीन आपको घेंगा रोग से तो बचाता ही है। तो आपके 2 आपके खनिज लवण फोर्टिफाइड नमक में मिलेंगे। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, उत्कृष्ट तरासे गए डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है निश्चित समतल परतों का अस्तित्व, अपवर्तन के सूचकांक में भिन्नता, अशुद्धियों की उपस्थिति या हीरे की पारदर्शिता। तो आपसे बोला गया है कि जो डायमंड में चमक होती है या आपके रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं। बात करें डायमंड की चमक की, तो चमक आपकी होती है क्योंकि उसे विशेष एंगलों पे काटा जाता है, तराशा जाता है। तो उसके जो फलक होते हैं उससे आपकी लाइट को ट्रैप कर लिया जाता है, इसलिए वह डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता है। और यदि इसमें रंग की बात हो रही कि डायमंड जब चमकेगा तो उसमें विभिन्न कलर के रंग क्यों आते हैं, तो वह डायमंड में अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना यह उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है, यदि उसे
खाली स्थान के साथ फोर्टिफाइड कर दिया गया। देखो, तो इसमें पूछा गया है कि जो व्यक्ति दूध नहीं पीते वह सोया दूध पी सकते हैं, लेकिन सोया दूध में ऐसा और क्या मिला दिया जाए कि वह दूध के समतुल्य हो जाए। तो आपके दूध के समान ही पोषक तत्व सोया दूध में पाए जाते हैं, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो सोया दूध में नहीं होता है, दूध में होता है। तो वही आपसे तत्व पूछा गया है कि किसके साथ सोया दूध को फोर्टिफाइड कर दिया जाए जिससे यह दूध के समान गुणों को प्रदर्शित करने लगे या दूध के समान ही पोषक तत्व रखने लगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है विटामिन के और विटामिन ई के साथ, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ, पोटेशियम और उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम सोया मिल्क में देखें तो सोया मिल्क में आपका सोडियम, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। कमी होती है तो केवल और केवल पोटेशियम की। तो सोया दूध को यदि हम पोटेशियम के साथ फोर्टिफाइड कर दें तो यह दूध के समान ही पोषक तत्वों को रखेगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाली स्थान में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था और यह अधिनियम आपका 1954 में पारित किया गया था और इसे पूरे देश में 1955 में लागू किया था। तो ये लाया कब गया था अधिनियम? 1954 में, और इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 1955 में। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1954, और इसे पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया था 1955 में। रोगी को रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो जब भी किसी व्यक्ति की रेडियोलॉजी होती है तो उसे एक घोल पीने के लिए बोला जाता है, तो उस घोल का नाम बताना है आपको कि कौन सा घोल पिलाया जाता है रोगी को। आपके ऑप्शन है बेरियम साल्ट, सोडियम क्लोराइड का घोल, स्ट्रेंसियम फॉस्फेट का घोल, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड का घोल। तो ये भी रोगी का सीटी स्कैन करने से पहले उसे बेरियम साल्ट का घोल पिलाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेरियम साल्ट का घोल पिलाया जाता है जब भी किसी रोगी का सीटी स्कैन या रेडियोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। तो कोयले की खान में जो मेनली गैस का प्रोडक्शन होता है वह है मीथेन, और मीथेन गैस के कारण ही इनमें विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? आपसे पूछा है कि किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वह किस अवस्था में सबसे कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि गैसीय रूप में जो भी पदार्थ होगा उसका घनत्व सबसे कम होगा, क्योंकि गैसीय अणु एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व कम होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? ठोस का होगा, क्योंकि इसमें पदार्थ के अणु बहुत पास पास में होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व अधिक होगा। तो ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, उसके बाद तरलों का, और सबसे कम जो घनत्व होगा वह आपका गैसीय पदार्थों का होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने में किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रोपीन, एथिलीन, मेथिलीन और ईथेन। तो आपसे पूछा गया है कि कोई भी कच्चा फल हो उसको पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कच्चे फल जो उनमें होते हैं उनको पकाने के लिए
एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और एथिलीन गैस से कच्चे फलों को पकाने की एक तकनीक है जिसका नाम आपका है राइपिंग, और यह तकनीक सबसे आधुनिक है और हानि रहित है। तो एथिलीन गैस से कच्चे फलों को पकाने की एक विधि है जिसका नाम है राइपिंग, और राइपिंग को सबसे सुरक्षित विधि माना जाता है क्योंकि इनसे पके हुए जो फल होते हैं, इस विधि से पके हुए जो फल होते हैं, ऐसा माना जाता है कि यह शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? सबसे शुद्ध रूप लोहे का कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या इस्पात। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जिस लोहे में कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा वह सबसे शुद्ध माना जाता है, और जिस लोहे में आपका कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा या अधिक होगा वह उतना ही अशुद्ध माना जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहे में कार्बन कंटेंट आपका सबसे कम होता है, इसीलिए इसे सबसे शुद्ध रूप माना जाता है लोहे का। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है? तो मृत्तिका का विट्रियल किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कॉपर सल्फेट को, सोडियम सिलिकेट को, जिंक सिलिकेट को या एल्यूमिनियम सल्फेट को। तो मृत्तिका का विट्रियल आपका कहा जाता है एल्यूमिनियम सिलिकेट को। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें खालिस्तान तरंग गति का एक उदाहरण है। तो जो भी आपकी तरंगें हवा में बनती हैं उन तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन की परत होती है वह किन किरणों का अवशोषण कर लेती है? आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का पराबैंगनी किरणों को। ओजोन आपकी सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? तो ये तो डेफिनेशन हो गई ऊर्जा की। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि हम ऊर्जा की एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होगी जूल। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा आपका जूल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? तो आपसे पूछा है विद्युत शक्ति की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है एम्पियर है, किलोवाट घंटा है, वाट है या जूल है। तो यदि हम जूल की बात करें तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जूल आपकी होती है ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। और यदि हम वाट की बात करें तो वाट आपका होता है पावर या शक्ति की मात्रक। ठीक है, वाट होगा आपका शक्ति का मात्रक। और यदि हम एम्पियर की बात करें तो एम्पियर आपका धारा का मात्रक हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा किलोवाट घंटा आपका विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई होगा, या इसे हम बोल सकते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक होगा किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है? इंसुलेटर का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल जो ऊष्मा का प्रवाह ना होने दें। जैसे जैकेट को ही ले लो, तो जैकेट यदि हम पहनते हैं
तो जैकेट से होता क्या है, शरीर की ऊष्मा बाहर के वातावरण के साथ नहीं मिल पाती, इसीलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। तो आपको बताना है कि इंसुलेटर का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से, जैसे क्रोमियम, पारा, लोहा या हीरा। तो यदि हम क्रोमियम को देखें तो ये क्रोमियम धातु है, तो धातु आपके ऊष्मा के प्रवाहक होते हैं, ठीक है। पारा भी आपका धातु है और लोहा भी आपका धातु है, तो ये सब आपके ऊष्मा के क्या हो जाएंगे, समवाहक हो जाएंगे, अच्छे वाहक हो जाएंगे। और हीरा जो होता है आपका ऊर्जा का कुचालक होता है, तो इसी को हम इंसुलेटर के रूप में देख सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात इंसुलेटर के उदाहरणों की करें तो आपके इंसुलेटर क्या हो सकते हैं, जैसे कागज हो जाएगा, घास हो जाएगा, प्लास्टिक भी आपका इंसुलेटर का काम करेगा, और जो आप रजाई ओढ़ने में प्रयोग करते हैं वो भी इंसुलेटर का ही काम करती है। अगला प्रश्न है आपका, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कोई भी किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपकी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। जैसे एक रेज सपोज करो ए आ रही और ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल गई, तो इस मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो भी आपकी रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन का नाम देते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि एक जैव संरक्षण रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ऐसा कौन सा एक काम है जिसमें कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाने की आशंका है। आपके ऑप्शन है मानव पशु संघर्ष, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जंगल की आग या स्थानिक रोग। तो देखो, मानव पशु संघर्ष तो आपका एक मुख्य कारण है ही, जंगल की आग। तो जंगल की आग लगाता कौन है, मानव, तो इसी में आ जाएगा ये मानव पशु संघर्ष में। लेकिन आपका ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, ये तो मुख्य कारण है ही, लेकिन आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस से आपके जितने भी ग्लेशियर हैं वो आपके पिघल जाएंगे एक समय में, और जो प्रजातियां ठंडे एरिया में पाई जाती हैं वो तो बिल्कुल से विलुप्त ही हो जाएंगी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, यदि ये ऑप्शन में ना होता तो हम मानव पशु संघर्ष के साथ जा सकते थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, अंटार्कटिक के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। अब आपको बताना है डूम्सडे जो ग्लेशियर है इसका दूसरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है हेलमेम ग्लेशियर, पाइन द्वीप ग्लेशियर, जैकोब्सबन ग्लेशियर और थॉइटस ग्लेशियर। तो डूम्सडे ग्लेशियर का दूसरा नाम आपका होगा थॉइटस ग्लेशियर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम थॉइटस ग्लेशियर की बात करें तो यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि शोधकर्ताओं ने इसके ऊपर एक बड़ी सी दरार देखी थी और अनुमान लगाया है कि यह 4 से 5 साल के अंतराल में आपका टूट के गिर जाएगा, और टूट के गिरने से एक विनाशकारी लहरें उठेंगी जिससे जो समुद्र के किनारे पे विश्व में बसे हुए जो भी आपके शहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा तबाही यह मचा सकता है। इसीलिए डूम्सडे ग्लेशियर अभी हाल फिलहाल की घटनाओं में चर्चित है, और इसके लिए आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, थॉइट। अगला प्रश्न है आपका, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो आपसे पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण है, उससे अनंत दूरी पर एक कोई वस्तु रखेंगे तो उससे जो इमेज बनेगी वह कैसी होगी। तो जब भी आप अनंत पर रखेंगे उत्तल दर्पण के किसी ऑब्जेक्ट को,
तो उसकी जो इमेज बनेगी वह आपकी कैसी होगी, आभासी और सीधी होगी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। क्रिप्टोगेमिक आपके ऐसे पौधों को बोलते हैं जिनमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है या जिनमें बीज होते ही नहीं है। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज ना हो उन्हें हम क्रिप्टोगेमिक पौधों के रूप में जानते हैं। और तो आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में ही भारत का प्रथम क्रिप्टोगेमिक उद्यान को एस्टेब्लिश किया गया है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शन है, भारत के तटीय रेखा चक्रवातों से सुरक्षित है। आपका दूसरा ऑप्शन है, ग्रीष्म ऋतु में पवन भूमि से महासागरों की तरफ बहती है। अगला ऑप्शन है आपका, शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती हैं। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ग्रीष्म काल जो होता है इसमें हवाएं आपकी महासागरों से भूमि की ओर चलती हैं, और जो भी आपका शरद या शीत ऋतु होती है इनमें आपकी हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। 2 पॉइंट आप याद रख लोगे तो आपसे ये प्रश्न कभी भी आएगा तो बन जाएगा। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं कि आपका जो गर्मी होती है, गर्मियों में हवाएं महासागरों से भूमि की ओर चलती हैं, और सर्दी के समय में आपकी हवाएं या पवनें जिसे बोलते हैं वह भूमि से समुद्र की ओर चलेंगी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रख लेना है। तो आपका इसमें से कोई ऑप्शन मिलेगा क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक होगा, शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन। अगला ऑप्शन है आपका, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, और इसके ऑप्शन है आपका 120, 110, 100 और 130। तो आप सभी को पता होगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है औसतन 120 दिन होता है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा आपका बनता है हड्डियों के बीच में। ठीक है, तो ये आपका अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होगा, और आरबीसी 120 दिनों के बाद, लगभग 120 दिनों के बाद मरती हैं आपकी प्लीहा में। प्लीहा में जाके ये अपने आप को डेड कर देती हैं, यानी डेड हो जाती हैं। तो प्लीहा को ही इसका कब्रगाह कहा जाता है। तो आपका एक प्रश्न बनता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी का कब्रगाह आपका प्लीहा, और प्लीहा को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं स्प्लीन। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं कि आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन और प्लीहा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये आपका जो 32वां क्वेश्चन दिख रहा है ये करंट का था उस समय का जब ये पेपर हुआ था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम 31 ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और आगे इस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन है उसको कल लेके हम आपके सामने आएंगे। तो आज की वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।